बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपडेट्स में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था और उसकी वजह से एक जगह रुक के मैंने जो सारी खबरें हैं वो इकट्ठी की हैं और लगातार राब्ते करने के बाद जो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो सीमी दीन बलोच साहिबा को अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया था, उनके साथियों की रिहाई का हुक्म दिया था। ये लोग एहतजाज कर रहे थे बलूचिस्तान में जो जुल्म किया गया, वहाँ पे जो ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, जो वहाँ पे सीधी गोली चलाई गई और उसमें कुछ लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, वो अस्पतालों में पहुँचे हैं और जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया एहतजाज करने वालों के ऊपर। ये लोग लापता अफराद के हवाले से एहतजाज करते हैं, जबरी गुमशुदगियों पर करते हैं। वहाँ मारंग बलोच को जेल में मुंतकिल किया गया है कोयटा में। सवाए कोयटा के बलूचिस्तान के कोई और अजला से ऐसी रिपोर्टें नहीं आ रही कि कारोबारी ज़िंदगी नॉर्मल चल रहे हों। बलूचिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, हर तरफ रास्ते बंद हैं, जगह जगह एहतजाज किया जा रहा है। बल्कि आज कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं जिनमें ख़ास तौर पे खारान का एक इलाका है, वहाँ पे एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियां की गई हैं। कल कराची में गिरफ्तारियां की गई थी। इसमें जो मेन नाम था वो सीमीदीन बलोच का नाम था और इन्हें गिरफ़्तार किया गया, इन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन 3 MPO के तहत 1 माह के लिए इन्हें दोबारा अहाता अदालत से गिरफ़्तार कर दिया गया। इन्होंने कहा मैं तो कमरे के अंदर गिरफ्तारी दे देती, लेकिन इनको लेकर आए बाहर आकर इनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल जो है वो जारी है, पहिया जाम हड़ताल कई इलाकों में जारी है, बहुत सारी शाहराहें बंद हैं और अमली तौर पर वहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ में फजलुर रहमान साहब भी ये बता चुके हैं, मैं भी आपको कह रहा हूँ, हमारे दोस्त राब्ते करते हैं, वो बताते हैं जी यहाँ पे अमली तौर पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। 26 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है अख्तर मेंगल साहब ने कि जनाब हमारी बहनों और बेटियों को, माओं को जो है वो रुस्वा किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये ज़्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बागैरत लोग हैं तो हम उनके लिए निकलेंगे। तो ये अख्तर मेंगल साहब ने 26 तारीख को यानी कल के दिन में वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। यहाँ बिलावल का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि बिलावल वो शख्स है जो 2 हुकूमतों का मालिक है। यानी बलूचिस्तान में भी बिलावल की और आसिफ जरदारी की हुकूमत है और इसी तरह सिंध में भी आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी की हुकूमत है। तो क्योंकि 2 सूबों में इनकी हुकूमत है और 2 सूबों में जो भी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सहूलतकारी कर रहे हैं। जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिली। जो इन्होंने किया बलूचिस्तान में इनकी कठपुतली हुकूमत ने, वो आप सब ने देखा, आप जानते हैं। ऐसा ही इन्होंने कराची में किया। तो बिलावल का एक पुराना स्टेटमेंट है जो बड़ा वायरल हो गया। स्टेटमेंट था बिलावल का, आपको याद होगा, कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो तुम, बार बार ये कह रहा था ना। तो बिलावल को लोग याद दिला रहे हैं कि कितने बेगैरत हो तुम, कितने बेगैरत हो तुम, औरतों को गिरफ्तार करते हैं आप, लड़ना है तो मर्दों से लड़ो, ये बिलावल ने कहा था। तो मैं फिर दोहरा देता हूं कि बिलावल ने क्या कहा था कि कितने बेगैरत हो तुम, औरतों से लड़ते हो, लड़ना है तो मर्दों से लड़ो। ये जरा थोड़ा सुने आप कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को तो मर्दों से लड़े, इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तो नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये बिलावल कह रहा है। और अब औरतों को गिरफ्तार भी मैं नहीं कर रहा, बिलावल कर रहा है। और पहले जो औरतें थी वो करप्शन के केसेस थे और उनको सिर्फ मुंतकिल किया गया था। और ये बिलावल ने गालिबन तकरीर उस वक्त की थी जब मरियम नवाज वाला इंसिडेंट हुआ था कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस पहुंचती है तो ये दरवाज़ा नहीं खोलते। वो उस वक्त का जो ISI का ऑफिसर था, सेक्टर कमांडर कराची का, उसने तबाही पट्टी हुई थी कि कैप्टन सफदर को मैंने लेकर जाना है, क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार अक़दस है वहाँ पर उसने बेहुरमती की है। तो कैप्टन सफदर को वहाँ गिरफ्तार किया गया था। तो उसके ऊपर मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा टूटा था, तो बिलावल ने यह सारा कुछ कहा था। तो आज वो बिलावल किधर है? लोग उन्हें याद दिला रहे हैं कि कितने बेगैरत हो आप कि आप औरतों को गिरफ्तार करते हैं, लड़ना है तो मर्दों से लड़ो। अब जनाब जस्टिस एजाज इसाक खान साहब की अदालत में एक वाक़या पेश आया। वह वकील ने खड़े होकर कहा कि फ़ौज के खिलाफ वीलॉग्स बनाकर 5 करोड़ कमाए जाते हैं। ये बयानिया लोगों को पसंद है, ये वकील ने कहा। फिर जज साहब ने पूछा कि लोग इस नहज पर क्यों आ गए। इस पर वकील ने कहा जिन मुल्कों का डिफेंस मजबूत ना हो उन्हें तोड़ना आसान होता है। कोई मुल्कों का नाम भी लिया, वो मुल्क आज पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन में, उनमें से कुछ मुल्क। तो फिर यहाँ पे जज साहब ने कहा कि जहाँ अवाम डिफेंस के साथ ना हो, यानी अवाम अपनी फ़ौज के साथ ना हो, उन्हें तोड़ना आसान होता है।
अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो एक बयानिया बनाया जाता है कि फौज के खिलाफ वीलॉग करो तो बहुत पैसे मिलते हैं, तो फौज के खिलाफ वीलॉग करो तो पैसे मिलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। ये पाकिस्तान में अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीलॉग को लोग, जो लोग ज्यादा देखने वाले लोग हैं, जिनको ज्यादा सुना जाता है, और में एक हमारा वीलॉग भी सुना जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, लोग सुनते हैं, तो वो 5 करोड़ रुपया कब आता है और कहां आता है? पहला तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि फौज को कौन गाली देता है या फौज को कौन बुरा भला कहता है? फौज को तो कोई बुरा भला नहीं कहता। यानी एक तो 5 करोड़ कमाने वाला व्लॉगर लाके दिखाएं कौन कमा रहा है, लाकर दिखाएं ना। हाँ, इतना पैसा गवर्नमेंट दे सकती है क्योंकि 2-2 अरब की इनको ग्रांट मिलती है, हर थोड़े अरसे बाद और पैसे मिल जाते हैं, ये तो दे सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकती है इतना पैसा। गवर्नमेंट तो इससे 10 गुना पैसा ज्यादा भी ऑफर करती है। तो गवर्नमेंट के साथ बैठ जाना या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाना, पैसा तो सारा वहां पड़ा हुआ है, कारोबार तो सारा वहां पड़ा हुआ है, मौजें तो सारी वहां पड़ी हुई है, इधर तो जीना मुश्किल हुआ है लोगों का। तो वो कह रहे हैं जी कि पैसा बनाने के लिए फौज को बुरा भला कहते हैं या उनको गालियां देते हैं। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी शख्स ना फौज को बुरा कहता है ना गाली देता है। मैं उन सहाफियों की बात कर रहा हूं जिनके लिए मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। यानी आप देखेंगे मुईद पीरज़ादा फौज को गाली नहीं देते। मैं आपको बता देता हूं कि साबिर शाकिर ने कभी फौज को गाली नहीं दी, अरशद शरीफ शहीद ने कभी फौज को गाली नहीं दी, मैं कभी फौज को गाली नहीं देता, सिद्दीक जान कभी फौज को गाली नहीं देते, कभी भी समी इब्राहिम साहब फौज को गाली तो नहीं देते। हालांकि हमारे ऊपर हर तरह का जुल्म हुआ है। वजाद सईद खान फौज को गाली तो नहीं देते। हाँ, कुछ और लोग अगर ऐसा करते हैं तो फौज जाने और वो जाने। मैं सहाफियों की बात कर रहा हूं, कोई भी गाली नहीं देता। लोग फौज पे तनकीद नहीं करते, फौजी तो बेचारा अपनी जान दे रहा है, थोड़ी सी तनख्वाह उसको मिलती है, वो आज भी साइकिल पे मोटरसाइकिल के ऊपर है, वो बेचारा अपनी जिंदगी का पहिया बड़ी मुश्किल से खींच रहा है। तो फौजी की तो जिंदगी बहुत मुश्किल है ना, फौज के खिलाफ कोई बोल रहा है। ये तो बात हो रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज की। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसी के ऊपर तनकीद करना कोई फौज के ऊपर तनकीद नहीं होती। वो जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी है या जो बंदूक उठा के बेचारा लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, जो शहादतें और कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई भी बात नहीं करता। बात की जाती है ये चंद लोगों की जो बड़े ओहदों पे जाकर बैठ जाते हैं और वो मुल्क की पॉलिसियां चलाना शुरू कर देते हैं कि किसका कारोबार चलेगा, किसका नहीं चलेगा, कौन हुकूमत में होगा, कौन नहीं होगा, किसका प्रोग्राम चलेगा, किसका नहीं चलेगा, कौन सहाफ़ी बनेगा, किसको हटा दिया जाएगा, किसकी नौकरी फारिग करवानी है, किसको नौकरी पे रखना है। ये सारे फैसले गलत हैं। हम इसके ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं और तनकीद करते हैं और बिल्कुल जायज़ तनकीद है। अगर हम भी तनकीद ना करें ना तो ये कहां से कहां पहुंच जाए। तो मामला यह है कि फौज के ऊपर तनकीद कोई नहीं करता। जो भी तनकीद होती है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज के ऊपर होती है और उसको जानबूझकर ये फौज के खाते में डालते हैं, जिसका नुकसान फौज को होता है। ना कोई फौज को गाली देता है, ना कोई फौज का दुश्मन है। ये फौज के पीछे जाकर छुप जाते हैं, पहले गलत फैसले करते हैं, जैसे ही इनके ऊपर तनकीद होती है जाके फौज के पीछे छुप जाते हैं। हमें कुछ कहा तो फिर फौज को गाली देना होगा, इसका मतलब हमें कुछ कहा तो इसका मतलब है फौज के दुश्मन है। यार फौज तो हमने अपने टैक्स से रखी हुई है, हथियार हमने लेकर दिए हैं, फौज को तनख्वाह पाकिस्तानियों के टैक्स से मिलती है। पाकिस्तानी फौज के दुश्मन नहीं है। पाकिस्तानी बात करते हैं सिर्फ ये कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं या सियासत में जो इनकी मुदाखलत है, ये नहीं होनी चाहिए। आप जाएं जाकर इंडिया से कश्मीर आज़ाद कराएं, सारी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आप जाएं जाके फ़लस्तीन में जाके फ़लस्तीनियों के लिए खड़े हो जाएं, इसराइल के साथ अगर आपने लड़ना है लड़े, सारी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जब आप दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हैं, कौम आपके साथ खड़ी होती है। हाँ, जहां आपकी कमी और कोताही होती है वहां निशानदेही होनी चाहिए। जैसा कि जाफर एक्सप्रेस पूरा का पूरा ट्रेन ही अगवा हो गया और उसके ऊपर जो है वो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, तो ये इंटेलिजेंस का एक फेलियर था जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो ये इसको इस तरीके से जो पोर्ट्रे किया जाता है ना, ये वंस फॉर ऑल मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली फौज से दुश्मनी नहीं है। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज हैं और जहां पे नाकामियां हैं वहां पॉइंट आउट करना भी सहाफियों की जिम्मेदारी होती है। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट का भी तस्करा हुआ और जज साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल सुनाया कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, अहमद दुरानी ने बात की है या हमद मीर ने बात की है या बात की है मुतीउल्लाह जान ने, इमरान रियाज ने, सिद्दीक जान ने बात की है या मुईद पीरज़ादा ने बात की। ये ना देखें साबिर शाकिर क्या कहे, आप ये देखें वो कह क्या रहा है। ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि कह क्या रहा है, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए।
इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, पता चल जाएगा। जुनैद अकबर साहब के पास ये इख्तियार मौजूद है, देखते हैं वो इसके ऊपर क्या करते हैं। नादरीन, जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनके ऊपर वावेला पड़ गया पाकिस्तान में। जितने दानिशवर हैं सारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हर शोबे के अंदर मौजूद लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई जिनको अवार्ड मिलने चाहिए उनको मिल नहीं रहे, और जिनको अवार्ड के फंक्शन में भी नहीं बुलाना चाहिए और अवार्ड से इतना दूर रखना चाहिए कि अवार्ड के ऊपर उनका साया ना पड़ जाए, उनके गलों में ये तमगे पहनाए जा रहे हैं। क्यों? देखें, आप अवार्ड क्यों देते हैं? रियासत किसी को अवार्ड क्यों देती है? ताकि कंपटीशन पैदा हो। ओलंपिक्स के अंदर आप जाते हैं ना, वो मेडल मिलते हैं ताकि अगले साल सारे तैयारियां करके आए, नए रिकॉर्ड बने, कंपटीशन पैदा हो। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में ये एक मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है कि जो जितना अच्छा काम करता है, जितना आगे जाता है, उसको अवार्ड मिलता है। उसको देखकर बाकी लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। किसी डॉक्टर को अवार्ड मिलता है, उसको इज्जत मिलती है, बाकी चाहते हैं हमें भी मिले। मुसन्निफ को मिलता है, लिखाड़ी को मिलता है, फनकार को मिलता है, किसी फौजी को मिलता है, वो सारे उसी तरह का बनना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के लोगों को इन्होंने अवार्ड दे दिए हैं, क्या कोई उस तरह का बनना चाहेगा? क्या रियासत ये चाहती है कि लोग इस तरह के बन जाएं, इंतहाई थर्ड क्लास, या इस लेवल पे लोग चले जाएं जिस तरह के लोगों को अवार्ड दिए गए हैं? तो ये तनकीद हो रही है और बार बार तनकीद हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, हमारे बड़े प्यारे मिर्जा साहब हैं, उनको अवार्ड मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। उन्होंने बड़ी खिदमात है उनकी। खावर मानिका साहब को अवार्ड मिलना चाहिए था, उनकी बड़ी खिदमात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अवार्ड मिलना चाहिए था। काजी फायज ईसा साहब को ज़रूर अवार्ड मिलना चाहिए था। मोहसिन नकवी साहब को अगर अवार्ड नहीं दिया तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनको बिल्कुल हर साल उनको अवार्ड मिलना चाहिए जब तक वो मौजूद हैं या उनके दोस्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं। फिर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से जब ये सवाल किया गया अवार्ड्स के हवाले से, तो उन्होंने बड़ा मज़े का जवाब दिया। वैसे ये जवाब बनता तो नहीं, लेकिन कायरा साहब दे सकते हैं। कायरा साहब ने कहा, जी पाकिस्तान में बाकी कौन से काम मेरिट के ऊपर हो रहे हैं जो आप इसके अंदर मेरिट ढूंढ रहे हैं? सदारती अवार्ड था ना, सदारती अवार्ड के हवाले से सवाल किया गया। उन्होंने कहा, जी बाकी पाकिस्तान में कौन से काम मेरिट के ऊपर हो रहे हैं जो आप कह रहे हैं यहाँ पे भी मेरिट हो जाए? तो बात तो ठीक है, बात मेरे दिल को लगी है। नादरीन, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था अल कादर यूनिवर्सिटी वाला, हाई कोर्ट के अंदर, सजा मुअत्तली का। तो वहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब ने जस्टिस सरफराज जोगर साहब को कहा कि जी थोड़ा वेट कर लें, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर सलमान सफदर साहब पहुँच रहे हैं। लेकिन जज साहब ने 1 मिनट भी वेट नहीं किया, जिस पे हलीमा खान साहबा ने जज साहब को बड़े आड़े हाथों लिया। बाद में उन्होंने कहा, जी इनको तो लाया ही इसलिए गया है। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जज साहब उठ के चले गए। 1 मिनट इंतजार नहीं किया इमरान खान साहब के वकील का और जज साहब उठकर चले गए। ये है नादरीन सिचुएशन। अली अमीन गंडापुर साहब ने जब एक इंटरव्यू दिया तो उसमें, क्योंकि अतर काज़मी साहब आप जानते हैं वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, शहीद अरशद शरीफ का मामला छिड़ा वहाँ पे। तो वहाँ पे अतर काज़मी साहब ने जब बात की तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि एक यूनिवर्सिटी का जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है उसका नाम अरशद शरीफ शहीद के नाम के ऊपर हम रखेंगे। तो सहाफ़ी बहुत खुश हुए, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा ये। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ सहाफ़ियों को जिनको पीपल्स पार्टी ने और ANP ने नवाजा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर है डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, इन्होंने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया। और देखें, पाकिस्तान का कोई भी मीडिया ऐसा स्टेटमेंट नहीं चलाएगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स चलाने के लिए ऐसे चैनल लॉन्च किए गए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की ज़ेरे निगरानी चलते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के एक चमचे या उनके ज़ेरे निगरानी चलने वाले एक डिजिटल चैनल ने यह खबर चलाई और इसका वो स्क्रीनशॉट बना के डाला कि हमें अरशद शरीफ के नाम पर वॉशरूम बनाकर दिए जाएं, हमें उसके नाम के ऊपर जो है वो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम ना रखा जाए। ये सियासी फैसला है। लेकिन कितनी अफसोसनाक बात है और कितनी घटिया बात है जो उन्होंने की है प्रोफेसर साहब ने। उन्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अरशद शरीफ की कदर करते हैं। किसी सहाफ़ी का आज तक इतना बड़ा नवाज़े जनाजा नहीं हुआ। किसी सहाफ़ी से पाकिस्तानी इतना प्यार नहीं करते। किसी ने अपनी सहाफ़त के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी कि उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने। वो मुल्क छोड़कर बेचारा चला गया, मुल्क छोड़कर गया, दर बदर फिरता रहा। उसके पास वसाइल नहीं थे, वो कीनिया पहुंच गया, वहां उसे दयारे गैर में कत्ल कर दिया गया धमकियां देने के बाद। उसकी लाश पाकिस्तान आई, उसकी लाश का मजाक उड़ाया गया। आज सिर्फ एक जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, ये इज्जत जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की बढ़ेगी। अरशद शरीफ को जो इज्जत अल्लाह ने देनी थी वो दे दी उसको। वो लोगों के दिलों के अंदर बसता है, अब लोगों के दिलों के अंदर नक्श है। मैंने नौजवानों के पास अरशद शरीफ की फोटो देखी है, उनके मोबाइल के ऊपर मैंने लगे हुए
उनके डीपीज देखे हैं, आज भी लोग अरशद शरीफ की तस्वीरें लगाकर फख्र महसूस करते हैं, उसके साथ निस्बत अपनी जोड़ते हैं। हर सहाफ़ी उससे प्यार करता है, उसको जो अल्लाह ने इज्जत दे दी थी वो दे दी है। ये आपके जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को इज्जत मिलनी थी जब अरशद शरीफ के नाम पे वो रखा जाता, लेकिन आप शायद इस काबिल नहीं हैं। ये फैसला अब एक तो दो चीज़ें हैं, वो डिमांड की जा रही है सहाफ़ियों की जानिब से कि डिजिटल नेटवर्क इसको डिलीट करे, ये जो लगाई गई है खबर, क्योंकि अरशद शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी सरगर्म है। ये मुझे भी कहते थे अरशद के बारे में कि आप ये बयान दे दें, वो बयान दे दें, मैंने नहीं दिया। बार बार कहते थे कि तुम अरशद शरीफ के बारे में ये कहो, वो कहो, आपको ये कहना पड़ेगा, और वो बहुत नेगेटिव थे अरशद शरीफ शहीद को लेकर। और यही चीज़ें अब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे कंट्रोल चलने वाले चैनलों के अंदर दिखाई देना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर यह है कि MS जिन्ना अस्पताल को भी मरीम नवाज़ ने मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर काशिफ जहांगीर को उन्होंने एक पोस्ट लिख दी कि अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर जो लोगों का तांता बंद गया मुबारकबादें देने का, डॉक्टर्स का, लोगों का। यानी मरीम नवाज़ को इस बात का आइडिया नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने किया क्या है। आज कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता, लोग सिर्फ मरीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स बहुत परेशान है, अस्पतालों में ना बजट दिया जा रहा है, ना फंड्स दिए जा रहे हैं, ना अद्वियात दी जा रही हैं, और जो देही इलाकों के अंदर यूनिट्स थे उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। फिर मरीम नवाज़ क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, हर जगह पे अपनी फ़ोटो, अपना नाम लगाने का इनको शौक़ है। हेल्थ डिपार्टमेंट का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वो जितने भी वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो यंग डॉक्टर्स और बाकी लोग, वो लाहौर में एहतजाज कर रहे हैं सड़कों के ऊपर आके, और लगातार एहतजाज कर रहे हैं, और वो इस हुकूमत को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने। नाज़रीन, एक अहमद नूरानी की बहन ने इंकशाफ किया है। उन्होंने ये कहा कि उनके दोनों भाइयों के जो टेलीफोन्स हैं उन्हें ऑन किया जाता है, और उन फ़ोन्स के ज़रिए से तमाम रिश्तेदारों और उनके दोस्तों को कॉल्स की जाती हैं। जब वो टेलीफोन कॉल उठाते हैं तो आगे से बोलता कोई नहीं, जानबूझकर खामोश रहता है। अब ये क्यों किया जा रहा है, गौर करें। अहमद नूरानी के भाइयों को, जिनको लापता किया गया है जबरी तौर पे, लगभग एक हफ्ता हो गया है, उनके टेलीफोन ऑन करके मुख्तलिफ रिश्तेदारों को फ़ोन किए जाते हैं और उन्हें कॉल्स की जाती हैं। वो फ़ोन उठाते हैं तो ये आगे से बोलते नहीं हैं, फिर काट देते हैं, फिर किसी और रिश्तेदार को, फिर किसी और दोस्त को, फिर काट देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये इसलिए कर रहे हैं कि एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। कल को जब अहमद नूरानी के भाइयों को जो है वो किसी अदालत में पेश किया जाएगा या छोड़ा जाएगा, तो उस वक्त ये कहा जाएगा, जी देखें, तो इनके तो फ़ोन ऑन थे, ये तो घूमते फिरते रहे, ये तो देखें फ़लाने इलाके में चले गए थे, ये तो देखें उस इलाके में चले गए थे, ये तो देखें जी, ये तो गाड़ी चला रहे थे, फ़लाँ जगह से इन्होंने एक फ़ोन किया है, देखें जी इन्होंने फ़लाँ जगह से एक और फ़ोन किया है। तो वो इनके फ़ोन मिला के एक रिकॉर्ड बना रहे हैं ताकि अदालत में पेश किया जाए कि अहमद नूरानी के भाई खुद से गायब थे, उन्हें गायब नहीं किया गया या जबरी तौर पे उन्हें लापता नहीं किया गया। नाज़रीन, एक और ख़बर है, अफसोसनाक है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालदा इंतकाल कर गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें और पूरी फैमिली को सब्र अता फरमाए, और उनकी वालदा को जन्नत में जगह अता फरमाए, और उनकी अगली मनाजिल को आसान फरमाए। माँ के बिछड़ने का दुख जो है ना, वो ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े दुखों में से एक है, और ये बड़ा तकलीफ़ का लम्हा होता है। अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। एक और नाज़रीन, इमरान खान साहब क्योंकि जेल में मौजूद हैं, तो उनकी बहन ने बाहर आके कुछ चीज़ें बताई हैं इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा, जी इमरान खान, ये वो कोर्ट में जब आई तो उन्होंने वहाँ ये बात बताई कि इमरान खान अभी भी 8/10 की चक्की में बंद हैं। वो माशाल्लाह बहुत मजबूत और बहुत हौसले में हैं। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं की है, बल्कि अपनी कौम के लिए उन्होंने दुआ की है। वो सिर्फ किताबों और बच्चों से बात करवाने का कहते हैं कि मुझे किताबें और दे दो और मेरे बच्चों से बात करवा दो, और इन्हीं दोनों बातों पर ये इमरान खान को तंग करते हैं। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा। इमरान खान साहब ने अब तक जेल में सैकड़ों किताबें पढ़ ली हैं। वो 2-3-4 घंटे के अंदर किताब ख़त्म करने वाला आदमी है। वो बहुत तेज़ इमरान खान साहब की स्पीड है किताब पढ़ने की। मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में डॉक्यूमेंट्स पढ़ता हुआ और किताब पढ़ता हुआ कोई आदमी बहुत तेज़ देखा तो मैंने अरशद शरीफ को देखा था। वो तो स्कैन करते थे डॉक्यूमेंट्स को, बहुत तेज़ उनकी रीडिंग थी। स्पेशली जो डॉक्यूमेंट अदालतों से आते थे, फैसले या जो डिपार्टमेंट्स के अंदर से जो ऑफिशियल सरकारी लैंग्वेज होती है, वो बहुत तेज़ पढ़ते थे। अच्छा जी, अब एक और बात उन्होंने कही कि इमरान खान की सैकड़ों किताबों पर हमने इमरान खान से कहा कि आप दस्तखत करके हमें दे दें, हम ऑक्शन करके उससे फंड रेजिंग करवा लेंगे। ये इमरान खान के दस्तखत हैं, ये किताब इमरान खान साहब ने पढ़ी हुई है, ये हम ऑक्शन कर रहे हैं। लोग बोली लगाएंगे, किताब लेकर चले जाएंगे, सैकड़ों किताबें होंगी, तो हमें बहुत इससे फंडिंग इकट्ठी हो जाएगी। शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए,
लेकिन जेल हुकाम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ये किताबें हम जेल की लाइब्रेरी में ही रखेंगे। इमरान खान साहब से जुड़ी हुई हर चीज़ को, उनकी फैमिली से जुड़ी हुई हर चीज़ को जो है वो वैसे ही मना कर दिया जाता है और इजाज़त नहीं दी जाती। ये तो पॉलिसी आपको पता है। मैं जेल के अंदर जो किताबें पढ़ता था, जब मुझे बाहर ले जाते थे किसी थाने में या अदालत में, मैं वो किताब भी अपने हाथ में पकड़ के साथ ही ले जाता था, मैं पढ़ता रहता था। तो मुझे तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से बड़े सख्त इंस्ट्रक्शन है। बाकायदा इमरान खान साहब कहते हैं कि कर्नल साहब की ड्यूटी भी लगी हुई है। तो नादरीन, इस वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा वीलॉग हो गया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।